नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है, रात के 8 बज चुके हैं और हम आज बात करेंगे बैंकिंग की बात। मेरे साथ का ये 56वां एपिसोड है। आज जिस विषय पे बात करेंगे उसमें यूपीआई नेट बैंकिंग से जो फ्रॉड है उसके ऊपर कंपनसेशन की रिजर्व बैंक ने बात की है। वहीं रिजर्व बैंक ने कहा है कि यूपी की आई की तरह ही यूएलआई भी जो है अब काम करेगा। कैसे काम करेगा जानेंगे। प्लास्टिक मनी का चलन बढ़ रहा है लेकिन फिर भी नोटों की ज़रूरत लोगों को हो रही है। और बैंक कर्मचारियों को 5 दिन छोड़कर 7 दिन वर्किंग की डिमांड करनी चाहिए जो हालात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि सीनियर और जूनियर को एक जैसी पनिशमेंट हो। तो बात करते हैं सबसे पहले यूपीआई नेट बैंकिंग फ्रॉड्स की। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि आजकल सब लोग यूपीआई के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन बढ़ रही हैं, लोग उसके अंदर ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यूपीआई की नेट बैंकिंग जो है, नेट बैंकिंग में फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और फ्रॉड करने वाले रोज नए नए तरीके निकाल कर जो है ग्राहकों को जो है अपने चपेट में ले लेते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक का कहना है कि भाई इस डर से हम जो है इसको बंद भी नहीं कर सकते, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और उसके साथ रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक 25,000 तक का कंपनसेशन भी दिया जाएगा, जिसके साथ पहली बार कोई ऐसा बैंकिंग फ्रॉड होगा और उसके साथ जो है कंडीशंस अप्लाई होंगी। यानी आपका कोई 50,000 या 49,000 का कोई फ्रॉड हो गया और पहली बार हुआ तो एक तो आपको उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी 1930 पे, साइबर क्राइम के पोर्टल पर भी करनी पड़ेगी। और 5 दिन के अंदर आपको ये जो मामला है इसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक आपको उस जो पैसा है फ्रॉड का, जो नुकसान हुआ है उसका 85% यानी मैक्सिमम 25,000 आपको एज ए कंपनसेशन देगा। ये 1 जुलाई से शुरू होना था लेकिन अभी रिजर्व बैंक ने ये इसको 1 जनवरी 2027 तक पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी राहत होगी उन लोगों के लिए जिनके साथ इस प्रकार की घटना घट जाती है। और इसके अंदर जो ये 85% होगा उसमें 65% जो है वो 19,118 रुपये मैक्सिमम वो रिजर्व बैंक कम उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। और जो 2 बैंक हैं, आपका बैंक और दूसरे बैंक जिससे ट्रांजैक्शन हुई है, वो दोनों बैंक मिलकर 10% टू 2,941 रुपये जो है आपको पे करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा जनवरी 2027 तक का। तो देखते हैं, तब तक रहें सतर्क, सावधान रहें, सावधानी से अपना ट्रांजैक्शन करते रहें। वैसे ही रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि जिस प्रकार से यूपीआई बहुत तेज़ी से बढ़ा और लोगों को उसके अंदर काम करने में, पेमेंट करने में उनको जो है अच्छा लगा, वैसे ही यूएलआई यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जी हाँ, रिजर्व बैंक ने ये एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक नया इंटरफेस बनाया है। इस इंटरफेस के ऊपर सभी तरह का डाटा अवेलेबल होगा। आने वाले दिनों में सिबिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाहे जीएसटी का हो, आधार लिंकिंग हो, बैंकों की स्टेटमेंट्स हो, बिजली का बिल, पानी का बिल, लैंड रिकॉर्ड्स, आपके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, हर तरह का डाटा इस इंटरफेस पर अवेलेबल होगा। और इसके लिए रिजर्व बैंक ने कहा है कि भाई, क्योंकि कल एमएसएमई डे था, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए इस इंटरफेस को बैंक यूज करेंगे तो जो लैंडिंग है यानी लोन देने की प्रक्रिया तेज होगी। इधर उधर से ग्राहकों को डाटा जो है बैंकों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक अपने आप इस इंटरफेस पे जाकर और सब तरह का डाटा जो उपलब्ध होगा उसको वेरीफाई कर सकेंगे।
रिजर्व बैंक का कहना है कि एमएसएमई जीडीपी में उसका 31% का योगदान है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 35% का है, और लोगों को रोजी रोटी देने में 32 करोड़ लोगों को उसने रोजी रोटी का रोजगार दिया है। तो एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको लोन सुलभ हो, जल्दी मिल सके, उसके लिए इस इंटरफेस को बैंक इस्तेमाल कर सकेंगे और जो क्रेडिट है एमएसएमई को वो तेजी से मिल सकेगा। निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अब हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक मनी, यानी डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, एटीएम से पैसा निकालना हो, ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू हो, स्वैपिंग हो, पॉज के थ्रू, इसकी ट्रांजैक्शन बढ़ती जा रही है। अगर मई के रिजर्व बैंक के आंकड़े अगर हम देखते हैं तो क्रेडिट कार्ड के पीओ से जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो 760 अरब के करीब हैं अमाउंट। वैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स के ऊपर हुआ है 1.26 लाख करोड़ के मूल्य की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और एटीएम से जो पैसा निकला है 3.66 अरब, ये पैसा एटीएम से निकला है। वहीं डेबिट कार्ड के इस्तेमाल की बात करें तो पॉज मशीन से 221.89 अरब के मूल्य के ट्रांजैक्शंस उस पर हुई हैं, और ऑनलाइन ई कॉमर्स में 130.50 अरब की जो है ये ट्रांजैक्शन हुई हैं, और एटीएम्स में डेबिट कार्ड से 2.301 लाख की ये जो है ट्रांजैक्शन हुई हैं। अब ये ट्रांजैक्शन बढ़ रही हैं, चलन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी नोटों की जो एक भूख है लोगों को वो कम नहीं होती, और उसमें निश्चित रूप से छोटे नोट जो हैं वो आपको मार्केट में मिलते नहीं। 10 के, 20 के, 50, 100 के नोट की स्केर्सिटी रहती है। तो इसका मतलब सर्कुलेशन में नोट हैं, लेकिन वो नोट कहाँ हैं ये रिजर्व बैंक और बैंकों को देखने की जरूरत है। एक मुद्दा बैंक कर्मचारियों का है कि भाई 5 डेज बैंकिंग निश्चित रूप से होनी चाहिए। बहुत लंबे समय से लड़ाई कर रहे हैं, हर सेटलमेंट में मुद्दा आ जाता है, कई हड़ताल हो गई, कई आंदोलन हो गए, लेकिन 5 डे होने में नहीं आ रहा। मुझे लगता है आज जो इन्वायरमेंट है, जो आज की परिस्थिति है, उसके हिसाब से ना 5 दिन ना 6 दिन, बैंक कर्मचारियों को अब 7 दिन की बैंकिंग की डिमांड करने के। 7 दिन बैंक खोलिए आप, कोई छुट्टी नहीं, सिर्फ नेशनल हॉलीडेज पे बैंक बंद होंगे, बाकी कोई किसी दिन बैंक बंद नहीं होगा। आप 7 दिन खोलिए, और हमें यानी कर्मचारी को उसके ज़रूरत के हिसाब से वो वीकली ऑफ ले, और जिस फेस्टिवल के लिए उसको छुट्टी लेनी है वो छुट्टी ले। उसका कारण ये है क्योंकि हम 6 दिन काम कर रहे हैं, हम 5 डे की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखें कि जैसे आज 27 तारीख है, कल 26 थी और कल 28 है, ये 3 दिन की छुट्टी आ गई, क्योंकि 26 तारीख को मुहर्रम था, 27 को आज चौथा शनिवार है, कल रविवार, 3 दिन की छुट्टियां इकट्ठी आ गई। तो बैंक प्रबंधन को लगता है कि भाई ये तो बैंकों का काम तो खत्म हो गया, बैंक काम कैसे चलेगा, तो बुलाओ सबको। अधिकतर बैंक अधिकारियों को, कर्मचारियों को छुट्टी वाले दिन बैंक में बुलाकर कोई ना कोई टारगेट देकर काम में लगाए रखते हैं। जब छुट्टी वाले दिन काम में ही जाना है तो फिर क्यों आप लेट 5 दिन का वीक होगा, लेट बैठना पड़ेगा। तो एक सिस्टम हो कि इतने घंटे हम काम करेंगे, 7 दिन काम करेंगे, वीकली आप जो है अपने मर्जी से लेंगे, और हॉलीडेज भी जो हम चाहेंगे उसके ऊपर हम हॉलीडेज लेंगे। ये आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि बदल रहा है इन्वायरमेंट, बैंक प्रबंधन मान नहीं रहा। उसको लगता है कि कर्मचारी अधिकारी घर में क्यों बैठे हैं। अरे घर में बैठे हैं यानी कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां भी होती हैं, कुछ
परिवार के प्रति दायित्व होते हैं, कुछ हेल्थ इश्यू होते हैं, मतलब उस बॉडी को जो कि रेगुलर बैंक में काम कर रही है उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है, और जो बैंकों में मशीनें काम कर रही हैं उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ना मशीन और ना आदमी 24/7 काम कर सकता है। तो इसलिए बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव इस तरह से कि ताकि कोई झगड़ा ही नहीं हो। 7 दिन बैंक आएंगे, एक वीकली ऑफ लेंगे और अपनी मर्जी से हॉलीडे जो है फेस्टिवल का वो हम अवेल करेंगे। अब देखिए, इस पे चर्चा अगर बैंक कर्मचारी अधिकारी करते हैं, यूनियन करती हैं, तो ये किस दिशा में जाता है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीनियर हो जूनियर हो दोनों को एक जैसी पनिशमेंट नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि भाई जूनियर को कम पनिशमेंट हुई है तो सीनियर ये नहीं कह सकता कि मुझे भी उसके बराबर पनिशमेंट उस केस में दी जाए, क्योंकि सीनियर की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। एक केस के डिसीजन में, पंजाब एंड सिंध बैंक के एक केस के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि भाई जो जूनियर को पनिशमेंट हुई कि उसको रिटायर कर दिया गया, और जो सीनियर है उसको डिसमिसल प्रपोज हुई, तो दोनों को एक जैसा डिसमिसल या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऐसा कोई नहीं हो सकता। दोनों को उसके आधार पर कि उसकी जिम्मेवारी क्या है उसको जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी। हालांकि आजकल जूनियर सीनियर्स बहुत एक डिबेट चल पड़ी है कि सीनियर्स के ऑर्डर्स रहते हैं, जूनियर्स को वो वर्बल ऑर्डर होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पनिशमेंट के ऊपर एक जो अपना ऑर्डर दिया है उसका सीधा सीधा कहना है कि सीनियर और जूनियर को एक जैसी पनिशमेंट एक केस में नहीं हो सकती। बैंकिंग की बात के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले शनिवार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये सारी बातें जो है अधिक से अधिक लोगों तक जा सकें। और आपके भी कुछ सुझाव हों तो निश्चित रूप से ज़रूर मुझे दीजिए, ताकि मैं उसके आधार पर अपनी ये बैंकिंग की बात का ये एपिसोड के अंदर उसको कर सकूं। नमस्कार, मिलते हैं अगले शनिवार।